गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एयर पोल्यूशन। हमने एनवायरमेंटल इशू का इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब हम कर रहे हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मेनली क्या है? इज द एडिशन ऑफ पार्टिकल गैसेस, मतलब जो हमारे हार्मफुल पार्टिकल्स हैं या हार्मफुल गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे हैं, एनिमल्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं, एंड दे आर आल्सो अफेक्टिंग दी वेजिटेशन, मतलब हमारी जो वेजिटेशन है उनको भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो वी कैन से ऑल ओवर दैट द नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको वो अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन? दैट इज द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन ये सब कॉज कर रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन कॉज, जब एयर पोल्यूशन ये सब कॉज कर रहे हैं तो इस कहाँ से आ रहा है ये एयर पोल्यूशन? एक्चुअली इसके सोर्सेज क्या है? जैसे डायग्राम हम यहाँ देख सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर है। कोई एक पर्टिकुलर जगह से नहीं आ रहा है एयर पोल्यूशन, कोई पर्टिकुलर एक जगह से नहीं आ रहा है। जैसे कि इंडस्ट्रियल एनर्जी और सप्लाई वगैरह के वहां से आता है। डस्ट जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलरेडी जो डस्ट है वहां से पार्टिकल्स आते हैं एयर के अंदर। ठीक है, ये अनडिजायरेबल पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट तो ये लगा लो कि जहाँ पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर, या तो वो इंडस्ट्रीज की वजह से होता है या वहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट्स ज्यादा होते हैं। दैट इज द मेनली द थिंग दैट इज ऑफ कंसर्न, मतलब वो कंसर्न की बात होती है जहाँ पर ये सब चीजों का ज्यादा कंसंट्रेशन होता है एयर पोल्यूशन के अंदर, इन सब की वजह से। एग्रीकल्चर पार्टिकल्स, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से जो एयर पोल्यूशन होता है, जैसे कि हम देखते हैं जब जो हमारे पैडी फील्ड्स का जब पूरा पीरियड खत्म हो जाता है और वो जो पराली जिसको हम बोलते हैं वो कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन करती है, तो गवर्नमेंट विल try to ban these all things, that is the burning of parali, but still उस हस को जलाया जाता है और एयर पोल्यूशन में इट्स द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इसका है। ठीक है, हाउस होल्ड एनर्जी किचन वगैरह से जो आता है सोर्स, सो ये भी क्या है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, नाउ वी सी द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। कंबशन। कंबशन में क्या होता है कहीं पे भी कोई जैसे कोई चीज जल रही है तो वो क्या करेगी, धुआं बनाएगी। वो धुआं जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है वो क्या कॉज कर रहा है, दैट इज कॉज द एयर पोल्यूशन। जैसे कोई वुड इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स हैं, पेट्रोल की कंबशन हो रही है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर, रेलवे में, एग्रीकल्चर के अंदर, तो कहीं पे भी बर्निंग हो रही है वहां पे क्या होता है, कंबशन। कंबशन, और जो धुआं निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या कॉज करता है, एयर पोल्यूशन। फिर आता है मेटलर्जिक प्रोसेसिंग। जब मेटल्स की प्रोसेसिंग करते हैं तो उनसे क्या फ्यूम्स निकलते हैं, जैसे कि फ्लोराइड्स कंटेनिंग फ्यूम निकलते हैं, सल्फाइड होता है उनके अंदर, और जैसे हैवी मेटल हैं, लेड, क्रोमियम, निकल। ये जो मेटलर्जिक प्रोसेसिंग है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं इसकी, तो ये भी क्या कॉज करती है, एयर पोल्यूशन। फिर आता है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री जैसे पेंट की इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, एंड अदर इंडस्ट्रीज ऑफ जो केमिकल्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं। द वन ऑफ द जो पेंट वाली इंडस्ट्री है, वी कैन से दैट इज द इज आल्सो बिग कंट्रीब्यूटर फॉर द एयर पोल्यूशन। कि अगर वो अपने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई नॉर्म्स नहीं लगाते हैं या कोई एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं तो दे विल रिलीज सो मच ऑफ अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इज देयर और पार्टिकल्स। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में से जो फ्यूम्स निकलते हैं दोज आर आल्सो एंटरिंग इनटू आवर एयर। मतलब वो स्मॉल अमाउंट में निकल रहे हैं पर वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, दे आर एक्यूमुलेटिंग इन आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे कॉटन की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल कपड़े की, फाइबर की इंडस्ट्री है, व्हीट फ्लोर की मिल्स हैं, एस्बेस्टॉस है। तो ये सब क्या कॉज कर रहे हैं, ये सब मतलब इतना धूल टाइप का बनाता है कि जो यहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं उनको भी, मोस्ट ऑफ द पीपल, दे आर वर्किंग, दे आर स्टिल वर्किंग फॉर देयर लिवलीहुड, बट दे उनको क्या प्रॉब्लम हो जाती है, दे सफर फ्रॉम द मेनी पल्मोनरी डिसीज। ठीक है, मतलब लंग डिसीज। और वेल्डिंग, स्टोन क्रशिंग वगैरह, अगर स्टोन क्रशिंग में भी बहुत ज़्यादा जो धूल उड़ती है उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हम हमारी वजह से एयर पोल्यूशन हुआ है, मतलब एंथ्रोपोजेनिक, मैन मेड जो एयर पोल्यूशन हुआ है, ये वो वाला एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट भी प्रेजेंट है। जैसे हमने पोलन स्पोर्स पढ़े थे, दोज विल कॉज द पोलन एलर्जी करते हैं। ठीक है, मार्श गैसेस, वॉल्केनिक गैसेस भी बहुत क्या कॉज करती हैं, दे आर आल्सो releasing the chemicals is there. Synthesis of harmful chemical by electric storm,
इलेक्ट्रिक स्टॉर्म वगैरह जो बनते हैं या सोलर फ्लैशेस जो हमारे प्लानट के अंदर होते रहते हैं, उनकी वजह से भी एयर पोल्यूशन, एयर के अंदर पार्टिकल्स ऐड होते रहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन वन एरिया इज, अगर कोई पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री है किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर वो इतना ज़्यादा वो इतना ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को क्या हो रहा है, पोल्यूशन पोल्यूशन से उसके पार्टिकल से हार्म पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे कि अहमदाबाद में एक इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री, जो सूरत में प्रेजेंट है। नियर बाई एरिया जैसे अहमदाबाद, सूरत और जो वहाँ के आसपास के एरिया हैं, वहाँ पर कॉटन डस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो सूती कपड़े हैं, कॉटन के कपड़े हैं, उनका बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस है। और उसकी वजह से वहाँ पर जो कॉटन फाइबर, जब हम उसको फाइबर से यार्न बनाते हैं, मतलब धागे में उसको धागा बनाते हैं उन रेशों को, तो उसमें से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में निकल रहे हैं वो बहुत स्मॉल है, इवन वी कांट सी देम, बट स्टिल दे आर एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। और जो वहाँ काम कर रहे हैं, यू कैन सी दैट कि उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कितनी जल्दी एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट इन देयर अफेक्ट। जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, मतलब जो ये गैसेस वगैरह हैं या जो भी एज सच एटमॉस्फेयर में होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या थे कि जो एज सच हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। जैसे सूट, सूट क्या होता है मेनली, इट्स इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट के मटेरियल होते हैं, अगर हम उनकी इनकम्प्लीट बर्निंग कर देते हैं तो स्मोक वो जो है दैट विल कॉज मेजर, वो क्या कॉज करते हैं, दे कॉज दी एयर पोल्यूशन। ठीक है, फिर हमारे पास जैसे स्मोक है, फ्लाई ऐश। ठीक है, फ्लाई ऐश क्या होता है, द फ्लाई ऐश जो है फाइन पार्टिकल है, जो कि जब आप आग जलाते हैं ना, कहीं पर कोल वगैरह जलाते हैं, तो उससे जो थोड़ा बहुत जो आपका ऐश है, मतलब जो राख है, उससे जो फ्यूम्स निकल रहे हैं या जो राख है वो उड़ रही है, वो भी। ठीक है, प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं, ब्रेंकियल अस्थमा कॉज करते हैं। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं। ठीक है, एसपीएम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो एसपीएम के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, ये जो मैटर है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो हमारी एयर पोल्यूशन है उसके अंदर कुछ पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। वो सस्पेंडेड पार्टिकल में क्या होता है, मतलब उनके साइड से हम डिसाइड करते हैं कि कितनी जो गैसेस हैं, एयर पोल्यूशन जो है वो कितना हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि अगर उनका साइज छोटा होगा तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इजीली एंटर कर पाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कितना छोटा साइज होता है, दैट इज इन वी कैन से हार्मफुल। सो इन दिल्ली में मैक्सिमम एयर पोल्यूशन एसपीएम जो है इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कहने का मतलब ये है दैट इज हार्मफुल इज वन इज दैट। लिनफेन इन चाइना जो है वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। इट इज डिफरेंट, मतलब इट इज डिफरेंट इन इनटू एरोसॉल। एरोसॉल के अंदर जो हमारा पार्टिकुलेट मैटर है, उसका साइज जो है 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। ठीक है, जो डस्ट है, जो धूल उड़ती है, उस धूल में क्या होता है मेनली, वो साइज 1 माइक्रोमीटर से थोड़ा ज्यादा होता है। और मिस्ट, मिस्ट थोड़ा क्या होता है, इट इज सम मॉइस्चर एंड द डस्ट पार्टिकल आर कंबाइंड टुगेदर। तो इस टाइप की लिक्विड फॉर्म में, मतलब वेपर्स या लिक्विड फॉर्म में हम कह सकते हैं, तो उस फॉर्म में जो होता है उसमें 2 माइक्रोमीटर से कम होता है। ठीक है, तो अगर पार्टिकुलेट का साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम है, डायामीटर मतलब एक जो पार्टिकल्स एयर के अंदर है, उन पार्टिकल्स का जो साइज है, वो जो कण है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कण हैं हवा के अंदर, अगर उनका साइज 2.5 से कम है तो वो क्या करेंगे, दे आर ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ ह्यूमन हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, सो ये फाइन पार्टिकुलेट कैन बी इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स। ये क्या है, इजीली हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारे लंग्स में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, एंड दे विल कॉज वेरी हार्मफुल, इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, इरिटेशन कॉज करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और इवन सेल का निक्रोसिस भी कर देंगे। निक्रोसिस का मतलब क्या होता है कि कोई सेल की बाहर की टॉक्सिक सब्सटेंस से या बॉडी के कोई टॉक्सिक सब्सटेंस से मर जाता है, मतलब अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ हमारी बॉडी में, वो फिर भी मर गया क्योंकि उसको मतलब एनवायरनमेंट ठीक नहीं मिला। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम क्या, उसको जो हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नेक्रोसिस। अगर वो अपने टाइम पीरियड पूरा करके, जैसे आरबीसीज है, थोड़े टाइम बाद 120 डेज के बाद वो खत्म हो जाती है,
तो वो होता है एपोप्टोसिस। ठीक है, हमने सेल साइकिल में 11th क्लास में पढ़ा होगा ये सब कुछ। ठीक है, फिर आता है इन्फ्लेमेशन, डैमेज ऑफ लंग और प्रीमेच्योर डेथ भी कॉज कर सकता है। अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की चॉकिंग होगी, अगर हमें सांस ही नहीं आया है तो क्या कॉज करेगा? इट कैन कॉज दी प्रीमेच्योर डेथ। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, इनसे जो पार्टिकल का साइज आता है ये मेनली क्या कॉज करता है? न्यूमोनियोसिस, एम्फाइसीमा और दूसरी पल्मोनरी प्रॉब्लम्स। पेस्टिसाइड रिच मिस्ट, जो पेस्टिसाइड, अब पेस्टिसाइड कैसे होते हैं? लिक्विड फॉर्म में छिड़काव होता है ना कीटनाशक का फसल के ऊपर, तो ये कैसे होता है? दे आर आल्सो रिच मिस्ट, जो पेस्टिसाइड रिच मिस्ट है वो भी बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, फिर डस्ट कंटेन हैवी मेटल, जिस डस्ट में हैवी मेटल्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट, वो भी क्या है? बहुत हार्मफुल है। जैसे कि गाड़ियां हैं, उनके अंदर कम से कम या जो पेट्रोलियम वगैरह है उस पर कम से कम लेड यूज होना चाहिए। अगर लेड की प्रेजेंस में लेड अगर कम यूज होगा तो क्या होगा? जो सल्फर लेड कम होगा तो सल्फर जो है वो कम बनेगा। तो इसीलिए जो ये हेवी मेटल्स हैं इनको कम से कम यूज करने की कोशिश की जाती है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वी कैन से इट इज वन ऑफ दी, अगर हम एक रूम में खड़े हैं और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया है तो इट विल धीरे धीरे हमारी बॉडी में से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब ये देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कहाँ से होता है? इनकम्प्लीट कंबशन, अगर कोई चीज़ पूरी तरह से नहीं चली है, मेटलर्जिक ऑपरेशन से होता है, और प्लांट और एनिमल नेचुरली भी इसको रिलीज करते हैं। ठीक है, 50% तो ये ऑटोमोबाइल में से ही निकलता है भाई। तो ऑटोमोबाइल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या चक्कर है कि ये हमारा आरबीसीज के अंदर क्या है? हमारे पास आरबीसीज प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है? आरबीसीज। और आरबीसीज का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को लेके जाने का काम होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को जब लेके जा रही हैं, when they are taking out the oxygen इस ब्लड वेसल्स के अंदर, तो यहाँ पर ये आरबीसीज है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है इट इज 8 टाइम्स मोर, इट इज वेरी हाई। इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये जल्दी बाइंड करेगा और क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए बहुत क्या होता है? इट इज़ वेरी हार्मफुल। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में अलग से। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो वन ऑफ दी, हम क्या कह सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? हार्मफुल गैस। क्यों? जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, और वो लेवल अब क्या हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल एयर पोल्यूशन। कंट्रोल, हम एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जो फॉसिल फ्यूल, जो पेट्रोल और जो भी डीजल हम यूज कर रहे हैं या खोल, उसमें जो सल्फर कंटेंट है वो कम से कम हो, ताकि वो जो बर्न करें तो जो एटमॉस्फेयर में वो सल्फर ऑक्साइड को कम से कम बना सके। ठीक है, रिडक्शन इन एमिशन, मतलब उनका रिलीज कम हो। जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो ये हार्मफुल गैसेज जो प्रोड्यूस करती हैं, इनका प्रोडक्शन कम से कम हो, इस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई जाए। ठीक है, रिडक्शन इन एमिशन, जोनिंग ऑफ इंडस्ट्री अवे, इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ कम से कम क्या हो? लोग रहें, ह्यूमन बींग वहाँ पर हों, जिससे कि ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट इज दी डिस्ट्रॉइंग पॉल्यूटेंट बाय थर्मल कंबशन। थर्मल कंबशन से जो पॉल्यूटेंट हैं उनको खत्म किया जाए, मतलब उनको जला दिया जाए, उनको राख कर दिया जाए। चेंजिंग द पॉल्यूटेंट टू लेस टॉक्सिक फॉर्म, जो पॉल्यूटेंट अगर कोई इंडस्ट्री बना रही है उसको कम टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर गैस को रिलीज किया जाए। पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये चीज़ ना कंपल्सरी नहीं है। ये जो चीज़ है ये कंपल्सरी नहीं है इंडस्ट्रीज के लिए। उनका मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत, ये यही तो हमारे पैसे बच जाएंगे क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है,
तो कहीं निकलने दो गैस। उनको ये नहीं पता कि इसका मतलब, उनको ये भी पता है कि इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है, बट स्टिल दे आर नॉट डूइंग द थिंग। तो अगर ये चीज़ कंपलसरी हो जाएगी तो कंट्रोल होने में कुछ मदद मिल सकती है। अब हमारे पास डिवाइसेस हैं जो कि पार्टिकुलर कैसे हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जो कि हमारे कंट्रोल में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, एयर पोल्यूशन के कंट्रोल में हेल्प करते हैं। उसमें एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ लिक्विड है या गैस है, उसमें से अपने सॉलिड को प्रेसिपिटेट कर दिया, अलग कर लिया, ठीक है। और एक है स्क्रबर। आप किसी चीज़ को स्क्रब कर रहे हो, मतलब किसी चीज़ के साथ रगड़ रहे हो, और रगड़ने से जो हार्मफुल चीज़ है वो आपकी आ गई है और काम की चीज़ आपकी बाहर निकल गई है। तो दैट इज द स्क्रबर। अब हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में। दे आर द मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस, ठीक है। 99% जो आपका पार्टिकुलेट मैटर है वो इससे एग्जॉस्ट हो जाता है फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्यों कहेंगे, इट इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आप इसको चाहे एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं, पर हम इसको फिर आगे डिटेल में पढ़ते हैं। दे आर द मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस। इसमें क्या होता है, द डर्टी एयर आर चार्ज इलेक्ट्रिकली। जो डर्ट एयर अंदर आ रही है उसको हमने चार्ज कर दिया है, और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज। अब जो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है मैं उसको डायग्राम में समझाती हूँ आप लोगों को। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप इसी को कर लीजिए, मतलब पर जो कंसेप्ट है वो समझने के लिए हम आगे चलते हैं। जैसे कि ये रॉड्स है, ठीक है, ये वाली जो रॉड्स है ब्लू कलर की, यहाँ इस साइड से हमारी क्या कर रही है, ये इनकमिंग गैस विद पार्टिकल, ये हमारी खराब गैस यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। फिर ये क्या बना देंगे यहाँ पर, ये कोरोना बना देंगे, मतलब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स का इकट्ठा एक मास बना देंगे, ठीक है। वो सब क्या हो जाएंगे, अब ये सारी की सारी ये ब्लू लाइट है, ये क्या है हमारी, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये नेगेटिवली चार्ज होने के बाद जब इन प्लेट्स के पास जाएंगे, इस प्लेट्स के पास, तो ये क्या है, पॉजिटिव, ये प्लेट्स क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये, और फिर इनके ऊपर सेटल डाउन हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एक तरह से, ठीक है, अट्रैक्ट होके, और हमारी क्लीन एयर यहाँ से पास हो जाएगी। जो ये नेगेटिव पार्टिकल है इनकी स्पीड, या जो यहाँ से पास हो रही है एयर, उसकी स्पीड हमें कम से कम रखनी चाहिए, लो वेलोसिटी की रखनी चाहिए, ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली जो है, अगर बहुत प्रेशर के साथ एयर आ रही है तो कुछ पार्टिकल्स जो है वो एयर के साथ वापस चले भी जाएंगे, क्लीन एयर जो आउट गोइंग वाला एरिया है वहां से भी वो चले जाएंगे, ठीक है। अगर वो प्रेशर के साथ एयर हम वहां से निकालेंगे तो एयर की जो स्पीड है वो एक लो वेलोसिटी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स इम्पॉर्टेंट, और ये इम्पॉर्टेंट भी है हमारे एयर पोल्यूशन में। फिर दूसरा है स्क्रबर। स्क्रबर में क्या होता है मेनली कि हमारे पास एक लेयर है, वहाँ से जब हमारी एयर पास कर रही है तो वहाँ से हमारा जो एयर है वो स्क्रब होके वो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और साफ एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब ये कैसे होता है कि जैसे ये डर्टी एयर यहाँ से एंटर कर रही है, एंटर करने के बाद यहाँ से हम वाटर या लाइम का स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, लाइम वाटर का स्प्रे कर रहे हैं। अब जब हम स्प्रे करेंगे तो यहाँ ये डर्टी एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इस लाइम के साथ मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद यहाँ पर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, और क्लीन एयर हमारी बाहर निकल जाएगी। अब इसमें तो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, एक लाइम वाटर यूज होने की वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर है वो क्या कर रहे हैं, इजीली हमारे वहाँ से हमारी गैस को क्लीन कर पा रहे हैं। तो फिर भी इंडस्ट्रीज इनको नहीं लगाती हैं, सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के, तो इसको कंपल्सरी होने के बाद ही ये जो चीज़ें हैं ये अफेक्ट में आ सकती हैं, ठीक है। अब आता है कंट्रोलिंग। ये हो गया, ये क्लियर हो गया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो पार्टिकुलेट मैटर वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे
और पॉजिटिव प्लेट के लग जाएंगे और साफ गैस बाहर निकल जाएगी। जो स्क्रबर है वो क्या है, देयर आर 2 टाइप्स, वो 2 टाइप के होते हैं, ड्राई और वेट होते हैं। और ड्राई मेनली हम वेट या लाइम वाटर ले सकते हैं, ठीक है। लाइम वाटर से क्या करेंगे, पार्टिकुलेट मैटर लाइम के साथ रिएक्ट करके नीचे बैठ जाएंगे और साफ एयर हमारी बाहर निकल जाएगी। फिर आता है कंट्रोलिंग vehicular एयर पॉल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स, जैसे कि प्रॉपर मेंटेनेंस करना चाहिए ऑटोमोबाइल्स का, टाइम टू टाइम प्रॉपर क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, ताकि वे लेड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन रिड्यूस द पॉल्यूटेंट दे एमिट, ताकि वो लेड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन रिड्यूस पॉल्यूटेंट दे एमिट, जो वो रिलीज कर रहे हैं जो गैस, उसमें कम से कम क्या हो, लेड कंटेंट हो। यूज लो सल्फर पेट्रोल और डीजल, लो सल्फर और पेट्रोल डीजल प्रोड्यूस हो, क्योंकि अगर लेड कंटेंट कम होगा या नहीं होगा तो सल्फर गैस नहीं बनेगी, ठीक है। बाहर हमारे पास सल्फर कम बनेगा, सल्फर प्रोड्यूसिंग। और अगर हम लो सल्फर पेट्रोल डीजल यूज करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड कम बनेगा। गाड़ियों में क्या होना चाहिए, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, मेनली एक एक्सपेंसिव मेटल का बनता है, प्लैटिनम और प्लैटिनियम या रोडियम से बनता है। ये कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल और रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ पॉइजन गैस। जो पॉइजन गैस ऑटोमोबाइल में से निकलती है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर मेनली जो हाइड्रोकार्बन अच्छे से बर्न नहीं हुआ है उसको क्या करते हैं, उस हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड अगर व्हीकल्स में प्रोड्यूस होते रहते हैं सारी गैसेस, उसको भी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए हम कैटालिटिक कन्वर्टर को यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा जो पेट्रोल है शुड यूज अनलेडेड, अगर उसमें लीड का कंटेंट ज़्यादा होगा तो कैटलिस्ट जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, इसीलिए लेड का कंटेंट कम होना चाहिए। अब आता है फेजिंग आउट द ओल्ड व्हीकल्स। जो ओल्ड व्हीकल है उनका एक टाइम के बाद क्या होता है कि वो प्रॉपरली जो आपका पेट्रोल है उसको कंबस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको अच्छे से बर्न नहीं कर पा रहे हैं, अनबर्न को ही एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं और जहरीली गैस बनाने लग रहे हैं। तो उनको भी मतलब एक फेज के बाद कि मतलब एक 10 साल गाड़ी चल गई, 15 साल चल गई, 20 साल चल गई, अब इसको बंद करो, ठीक है। इंक्लूडिंग स्विचिंग ओवर एंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बसेस, मतलब हमें किस पे स्विच कर देना चाहिए, अपनी खुद की अलग अलग गाड़ियों में चले। इससे अच्छा है कि सब लोग एक, अब 20 लोग अपनी कार लेके चल रहे हैं और वही 20 लोग अगर बस में बैठ जाते हैं तो आप अब ये देखिए कि कितनी कार और एक बस से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है और उन कार से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है इससे 20 टाइम्स कम हो गया है, ठीक है। स्विच फ्रॉम डीजल टू कंप्रेस नेचुरल गैस, हमें डीजल वगैरह से सीएनजी पे आ जाना चाहिए। सीएनजी क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस है जो कि क्या नहीं प्रोड्यूस करती, हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस नहीं करती। यूज कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करने चाहिए, अभी हमने देखा। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स के लिए जो पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स हैं, मतलब जो पोल्यूशन के रूल्स हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। अब आता है हमारे पास सीएनजी। सीएनजी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सीएनजी बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली, सीएनजी जो है वो अच्छे से एफिशिएंटली बर्न हो जाता है और कोई भी मतलब अनबर्न नहीं चीज छोड़ता और कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं करता। वो सस्ता भी है पेट्रोल और डीजल से, कैन नॉट बी साइफन्ड ऑफ, और ये चुराया भी नहीं जा सकता। गैस जैसे पेट्रोल डीजल है इस तरह से नहीं चुराया सकता, क्योंकि ये एक प्रॉपरली पाइपलाइन के थ्रू गैस की फॉर्म में ही आता है, ठीक है, और डायरेक्टली सिलेंडर्स के अंदर एंटर करता है। द मेन प्रॉब्लम बस यही है इसके साथ कि डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइन टू द डिलीवरी सीएनजी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पंप्स इन इंश्योरिंग द अनइंटरप्टेड सप्लाई। तो ये मेनली क्या होता है, ये सारा एक ही था, आई पुट इट ऑन डिफरेंट, ठीक है। तो ये मतलब इसकी पाइपलाइन इसको जमाने में मुश्किल होती है,
कि पाइप, उस पाइप से एक पर्टिकुलर पाइप से ये हर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचे जहाँ से सीएनजी प्रोड्यूस हो रही है। और मतलब इसके जो एक तरह से हम कहते हैं सीएनजी पंप जो है वो बहुत कम है। वो कम इसीलिए है क्योंकि इसकी जो पाइपलाइंस को दबाने में दिक्कत आती है। फिर आता है कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पोल्यूशन, अ केस स्टडी ऑफ दिल्ली। दिल्ली की अगर हमने केस स्टडी किया है तो उससे हमें क्या पता लगा है, दिल्ली रैंक्ड 4th अमंग 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। जिस टाइम पे ये केस स्टडी किया गया था उस टाइम पे जो दिल्ली है वो 40 द डेली रैंक जो दिल्ली है वो 41 मोस्ट मतलब 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ वर्ल्ड में देखा गया तो वो 4th नंबर पे था। तो एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इन दिल्ली बिकेम सो सीरियस कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने एक सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, एक पिटिशन फाइल किया जिसके वजह से मतलब दिल्ली में क्या हुआ, द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव, धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया। क्योंकि जो अभी हमने जितने भी व्हीकली कंट्रोल चीज़ें पढ़ी हैं और जो हमने मेजर्स पढ़े हैं वो वहाँ पर लिए गए। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट, क्योंकि जो दिल्ली है वही एक कंप्लीट एक ऐसा सिटी था जब ये पिटिशन वगैरह फाइल होने के बाद एक कंप्लीट ऐसा सिटी था जहाँ पर जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट है वो कम्प्लीटली सीएनजी पे चलते हैं। अभी भी एक पूरे इंडिया में एक कंप्लीट ऐसा दिल्ली ही एक सिटी है। ठीक है। सो बीइंग फाउंड इन द दिल्ली बिटवीन 1997 एंड 2005 जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है CO2 और SO2 का लेवल as compared to 97 and 2005. The government of India, through a new auto fuel policy, has laid out a roadmap to cut down vehicular pollution in India cities. ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, रोड मैप्स को भी कम कर दिया है, मतलब रास्तों को भी छोटा कर दिया है ताकि व्हीकुलर पॉल्यूशन जो है वो कम हो सके। ठीक है। और जो व्हीकल के जो नॉर्म्स हैं उनको भी बहुत स्ट्रिक्टली अलाउ किया, रूल किया हुआ है कि भाई सही से सब लोग उनको फॉलो करें। ठीक है। जैसे रिड्यूसिंग सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट को कम कर दिया गया है डीजल फ्यूल को पेट्रोल के अंदर से। यूरो 3 नॉर्म्स एक है, नॉर्म्स चलाए गए हैं अलग अलग जिससे कि मतलब कंट्रोल हो सके पोल्यूशन। Euro 3 norms, for example, stimulate that sulfur be controlled at, सल्फर जो है 350 पर मिलियन से ज़्यादा डीजल में नहीं होना चाहिए और 150 पर पार्ट्स पर मिलियन जो है पेट्रोल में नहीं होना चाहिए इससे ज़्यादा। ठीक है। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम पेट्रोल और डीजल में यूज़ करते हैं वो 40% से 42% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो सल्फर जो है अब 50 ppm का तक रिड्यूस हो गया है कहाँ, पेट्रोल और डीजल में, और इसको हमें लाना कहाँ तक है, 35% तक। ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल व्हीकल इंजन इज आल्सो नीड टू बी, हमारे जो व्हीकल इंजन है उनको भी अच्छे से अपग्रेड होना चाहिए ताकि प्रॉपर कंबशन हो और कम हार्मफुल गैसेस, जैसे आपने देखा कई जो गाड़ी होती है वो कितना काला धुआं फेंकती हैं क्योंकि उनका जो इंजन है वो प्रॉपरली अपग्रेडेड नहीं है और दैट मे बी कॉज मोर टॉक्सिक, प्रोड्यूसिंग मोर टॉक्सिक गैसेस। ये एक स्टैंडर्ड है जैसे भारत स्टेज 2 विच इज इक्वल टू यूरो 2 नॉर्म्स। ठीक है। आर नो मोर एप्लीकेबल इन एनी ऑफ सिटीज, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब वो जब हमारे मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था उस टाइम के लिए है। अब हमारे पास भारत स्टेज 4 नॉर्म आ गया है दैट इज थ्रू आउट द कंट्री सिंस अप्रैल 2017। 4 व्हीलर्स के लिए तो अप्रैल 2017 से वो सब जगह चला दिया गया है, 3 व्हीलर्स के लिए भी और 2 व्हीलर्स के लिए भी। अब 2020 में दैट इज यूरो 5 नॉर्म लाया गया है जिसके तहत मतलब अलग तरह की गाड़ी या बाइक वगैरह बनेंगी जो कम से कम पोल्यूशन प्रोड्यूस कर सके। सो दिस इज अबाउट योर एयर पोल्यूशन। तो ये मैंने मतलब कुछ अलग से पॉइंट बनाए गए हैं, वैसे आपकी एनसीईआरटी में दी हुई हैं सारी चीज़ें, you must go through them and these notes also. Thank you.